हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के इस ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे, परिवार आपका बेहतर और उम्दा होगा। तो साथियों, आज हम यहाँ पर लगाने वाले हैं 50 प्रश्नों की स्लाइड आपकी यहाँ पर रहेगी, जिसमें आपके 15 प्रश्न रहेंगे पेडागोजी के और 15 रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट के। ठीक है, यानी कि आज हम 30 क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर 50 है, लेकिन जो ये आपका स्कोरिंग है वो होगी 30 क्वेश्चन की सीटेट में जिस प्रकार के आपके पेडागोजी के 15 प्रश्न और कॉन्सेप्ट के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर वीडियो हम लेकर आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा और यहाँ से आप कितने सेटिस्फाइड हैं और कितने स्कोर किए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन के साथ। आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे वो 2011 से लेकर, यानी कि जो 2011 से एग्ज़ाम हुए हैं 2023 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सीटेट याद रखिएगा कि रिपीटेड प्रश्न पूछता है। कहाँ से प्रश्न बनेंगे? अरे आपकी किताबों से ही तो प्रश्न बनेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि तो प्रश्नों को आप समझिए कि कक्षा कैसी है, तो कक्षा है हिंदी की कक्षा है, और बच्चे कैसे हैं, तो हिंदी के बच्चे हैं। अब भाई हिंदी की जब कक्षा है और हिंदी के बच्चे हैं और उनको हिंदी सीखने में कठिनाई हो रही है, क्यों हो रही है? तो वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, इसलिए हो रही है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, इसलिए हो रही है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, इसलिए हो रही है। या फिर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर लॉक करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देखिए, हिंदी की तो कक्षा है और हिंदी के ही बच्चे हैं, उनको हिंदी सीखने में इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि उनको मातृभाषा नहीं आती है। ठीक है, हमें नहीं सकते कि उनको मातृभाषा नहीं आती है, उनको मातृभाषा समझने में कठिनाई होती है। और जो मातृभाषा और हिंदी होती है, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो इसलिए उनको हिंदी सीखने में कठिनाई होती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 है कि कहानी सुनाने से हम बच्चों को कहानी क्यों सुनाते हैं? बच्चे प्रसन्न होते हैं इसलिए सुनाते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं इसलिए सुनाते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं इसलिए सुनाते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है इसलिए सुनाते हैं। बताइए भाई, हम कहानी क्यों सुनाते हैं? हम कविता क्यों सुनाते हैं? बच्चों को कहानियाँ क्यों सुनाते हैं? बच्चों को कहानियाँ इसलिए सुनाते हैं कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है, और चिंतन शक्ति। अक्सर आप देखे होंगे जब हम सभी बच्चे थे, तो जब हमारे माता पिता या फिर जो है हमारे गुरुजन अगर कहानी सुनाते थे या फिर कविता सुनाते थे, तो हम सोचते थे कि इसके आगे की लाइन क्या होगी। ठीक है, हमारी जो कल्पना शक्ति है उसके बाद चिंतन भी होता था कि ऐसे कैसे हो गया, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, कि एक कहानी ऐसी दुखद भी होती थी। कहानियाँ कुछ थी जो कि दुखद भी होती थी और कुछ थी जिससे हमें प्रसन्नता भी मिलती थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये अनुशासित तो नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका भाई ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो जो पेडागोजी में आपको सबसे ज़्यादा देखना होता है पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पर कहानी हम इसलिए सुनाते हैं जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है और चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहद बेहतर हो सकती है? अगर हम बच्चों की लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर विधि क्या होगी? बताइए। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, यानी श्रुत के लेख का मतलब सुनकर लिखना,
तीसरा है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी कि पाठ पर जो आधारित है उनके उत्तर लिखना। अपने हुनर को लिखना, कि अपने अंदर जो भी गुण है, जो भी हुनर है उसको लिखना। तो जब हम बच्चों का लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे जो बेहतर विधि होगी क्या होगी बताइए? तो अपने अनुभव को लिखना। अगर बच्चा अपना अनुभव लिख रहा है तो इसका मतलब वो अनुभवी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाता है। श्रुत लेख नहीं होगा। श्रुत लेख मतलब सुनकर, बच्चा क्या कर रहा है, सुनकर लिख रहा है, उसको दोहरा रहा है, और दोहराना क्या होता है आपका निगेटिव में आता है, और हमें यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, ठीक। प्रश्न नंबर 4 है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अगर आप हिंदी के शिक्षक होंगे, मैथ्स के शिक्षक होंगे, इंग्लिश के होंगे या फिर साइंस के होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के आप अगर शिक्षक होंगे तो आपके लिए एक चुनौती भी होती है। और चुनौती क्या होती है कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, कि बच्चों को भाषा सीखने का जो महत्व होता है कि भाषा सीखने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या इसका महत्व होता है, उससे परिचित कराना, या फिर बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो क्या होता है भाई, अगर आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक। कि अगर बहुभाषी कक्षा है तो उसके लिए उचित रणनीतियाँ क्या है ये तय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो बहुभाषिकता होती है आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। बहुभाषिकता कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो बहुभाषिकता होनी चाहिए, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, मुक्त नहीं होगा, अभाव, भाषा संसाधनों का अभाव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि भाषा, भाई क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल क्या है? क्वेश्चन का लेवल हिंदी है तो आपको हिंदी में कैसे प्रश्न मिलते हैं? तो सीटेट आपका नज़दीक है, कुछ ही समय है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके 2011 से लेके 2023 तक के यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि आपको 24 में अभी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, ना तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा ना तो सरल होगा, सिर्फ वहाँ पर तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। अब बताइए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा है और आंसर अभी आपका पॉजिटिव चाहिए। और ये जो केवल जैसे शब्द होते हैं, केवल हो गया, मात्र हो गया, ही, जिसपे जोर दिया जाता है, जोर आप नहीं कह सकते, जोर से आपको समझ नहीं आएगा। जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया, ठीक है, हतोत्साहित हो गया, जिसमें आपको लगे कि ये निगेटिव है, बच्चों के लिए क्या है, नुकसानदेह है, तो वो आपके निगेटिव होंगे। यहाँ पर केवल आपको मिल रहा है, और भी ऑप्शन में भी केवल मिल रहा है, और आप कहोगे तो सी और डी में तो बताना है, इसमें भाई तो कोई केवल नहीं है, लेकिन नियम तो हैं। नियम किसकी तरफ बढ़ते हैं? तो नियम बढ़ते हैं आपके परिभाषा की तरफ, और परिभाषाएं हमेशा याद करने पर बल देती हैं। तो नियम जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ समझ लीजिए आपका निगेटिव पॉइंट है वो, तो आपको सी ऑप्शन लॉक करना होगा कि भाषा कौशल के संदर्भ, अगर आपको भाषा कौशल सीखना है तो आपको सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, चारों कौशल सीखना जरूरी होगा। क्लियर? जिसको बोलते हैं शुभोपाली, ठीक, शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा के चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा स्वयं में क्या है? अगर आप हिंदी भाषा पढ़ते हो तो भाषा स्वयं में क्या है? एक जटिल चुनौती है। भाषा कभी भी सरल कठिन नहीं होती है। विषय मात्र कैसे हो सकता है? विषय मात्र कैसे हो सकता है बताइए? संप्रेषण का एक मात्र साधन है कि हम जो एक दूसरे से भाषा को आदान प्रदान करते हैं वही हमारी भाषा है, ठीक है। भाषा तो है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा स्वयं में क्या है, हम स्वयं में क्या है? तो देखिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा को हम नियम से पढ़ते हैं, व्याकरण सीखते हैं, तभी हम
भाषा सीख पाते हैं। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाए। कभी भी आप डी ऑप्शन को लॉक मत करिएगा, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संप्रेषण तो हम तभी करते हैं जब हम भाषा को सीखते हैं, जब हम व्याकरण को सीखते हैं, तभी हम संप्रेषण कर पाते हैं। ठीक, तो भाषा सबसे पहले स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में। एक केवल वाला आप सबसे पहले निकाल दीजिए, यहाँ पर केवल वाला आप काट दीजिए, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भाषा का जो प्रयोग होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सुख में भी करते हैं, दुख में भी करते हैं, जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए विभिन्न संदर्भों में होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल वाला हमेशा काट दीजिएगा। हिंदी में शब्द ही आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास समय भी कम है सीटेट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हम समझ लीजिए महामैराथन क्लास लेके आए हैं कि आपकी डिमांड होती है कि हिंदी पेडागोजी की क्लास लाई जाए, हिंदी पेडागोजी की। तो यहाँ पर एक पेडागोजी की क्लास में हम पूरा हिंदी का एंड किए हैं। ठीक है, तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे की बात समझना सीखना, या फिर अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना, यही होता है भाषा सीखने सिखाने का सही प्रयोग हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। हाँ, प्रश्न नंबर 9 है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है? क्या है? सबसे पहले आप केवल को काटिए, है ना। अब आपका बी और सी में आपको देखना है कि क्या है। अब ये मात्र जो होता है, केवल मात्र, ये क्या है? ये आपका निगेटिव है ना। और यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न किया जाएगा। अगर हम प्रश्न पूछना हो गया, किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं यानी कि, और परिचर्चा में भाग लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, क्या है? तो ये क्या है भाई बताइए? तो भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक, नहीं, यहाँ पर मात्र है इसलिए गलत है भाई। प्रश्न नंबर 10 है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक आपको मिल गया ना, बहुभाषिक यानी कि बहुभाषिक कक्षा और बहुसांस्कृतिक कक्षा, बहुत सी संस्कृतियों का ज्ञान होना, और बहुभाषिक कक्षा बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना। ठीक है, बहु का मतलब ये होता है। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। हैं, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, फिर बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सदैव क्या है भाई? तो ये भी आपका निगेटिव ही है कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव उपयोग करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल आता है तो सबसे पहले क्या लेके आता है? अपनी भाषा को लेके आता है, मातृभाषा। वो जिस भाषा का उसका पर्यावरण वातावरण रहता है, परिवेश जिस भाषा में उसका रहता है, वही भाषा वो लेकर विद्यालय आता है। तो उस भाषा का आप सम्मान करिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल पहुंच गया तो आप हिंदी बोलिए, आपकी मातृभाषा को हम वर्जित करते हैं। तो ये क्या है? ये निगेटिव है। तो बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा कि अगर बच्चा बहुभाषिक है और बहुसांस्कृतिक है तो बच्चों की मातृभाषा को सम्मान दीजिए, स्थान दीजिए, और उसको मानक भाषा से भी परिचित कराइए कि आप हिंदी भाषा को भी पढ़िए। ठीक, प्रश्न नंबर 11 है कि भी शब्द क्या है? आपको देखने को मिलता होगा ही, भी। ठीक है, केवल ये आपको देखने को मिलता होगा कि कभी कभी दे दिया जाता है केवल शब्द क्या है, भी शब्द क्या है। तो ये क्या है जिस पे इसको हम पढ़ते हैं? ही। ठीक है, जिस शब्द पे हम जोर दें, ठीक है, भी क्या हम जोर देते हैं भाई? केवल। तो ये क्या आपके होते हैं? ये आपके निपात शब्द होते हैं। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी होते हैं, ही होते हैं, केवल ये सभी आपके निपात शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है? प्रत्युत्तर उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लग जाए और एक नया अर्थ प्रकट करे, वही आपका उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रा निकाल देंगे तो क्या आपका ये अर्थ बन रहा है? बताइए।
ये निकाल देंगे तो अर्थ बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। अगर इसको निकाल देंगे तब भी आपका एक अर्थ हो रहा है, देश ना बन रहा है ना। लेकिन आप इसको प्रा काट देंगे तो क्या आपका ये अर्थ कोई आप इसको पढ़ पा रहे हैं, क्या हो रहा है बताइए। इसको आप काट देंगे तो आप साध साध कोई शब्द होता है। तो यहाँ पर सबसे सही क्या है कि प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है, डी ऑप्शन को लॉक करिए। अगर हम प्रा को निकालते हैं, प्रा हमारा क्या उपसर्ग है, तब भी हमारा भाव आता है, ठीक। अगर हम प्रा को निकाल देते हैं, प्रा हमारा उपसर्ग है, तब भी देश आता है जिस देश में हम रहते हैं। और प्रा को निकाल देंगे तो आ जाएगा प्रपत्र जिसको हम लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि माता पिता को बच्चों कोई मिस्टेक है क्या भाई, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। माता पिता को यह सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या पढ़ लिख रहा है, ठीक है। क्यों जानना जरूरी होता है, बच्चों को ज्ञानवान बनाया जाए इसलिए जानना जरूरी होता है कि हमारा बच्चा ज्ञानी बन जाए, या फिर ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां पर। तो हमने पहले भी, आप हमारी टैग वर्ड की वीडियो देखे होंगे, वहाँ पर देख पाए होंगे कि आपको कभी भी ग्रेड लेवल पे शिक्षा नहीं देनी। ग्रेड लेवल पे शिक्षा जो है, जो क्या होता है कि आपका निगेटिव पॉइंट होता है। ग्रेड लेवल पे शिक्षा तो नहीं देनी है बच्चों को, ठीक है। व्यवहारिक शिक्षा देनी है बच्चों को, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन जाएं, या फिर जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो, ठीक है। माता पिता को अपने बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस समाज में माता पिता रहते हैं उसी समाज में बच्चा रहकर एक बेहतर समाज का निर्माण करे, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। प्रश्न नंबर 14 है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। अगर बच्चों की आपको मौखिक भाषा का आकलन करना है, ठीक है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा का मतलब जिसमें बच्चा अपना अनुभव लिखे, ठीक है। अगर मौखिक भाषा का आकलन करना है कि बच्चा जो बोलेगा उसको आप सीखेंगे। आप जो है पहले क्या कह सकते, ओरल देते थे ना, ओरल में क्या बोलते थे, क्वेश्चन आपसे टीचर करते थे और आप उसका आंसर देते थे। तो उसी तरह अगर बच्चों के मौखिक भाषा का आकलन करना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, शब्द पढ़वाना। क्या आप शब्द पढ़वा देंगे तो मौखिक भाषा का आकलन हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगर बच्चों से आप बातचीत कर लीजिए कि बच्चों का बातचीत करने का तरीका कैसा है, विभिन्न स्थितियों में बच्चा आपसे कैसे पेश आ रहा है, कैसे बात कर रहा है, वही होता है मौखिक भाषा। आप किसी से बात करते हैं, 2 मिनट भी बात करते हैं, 2 सेकंड भी बात करते हैं और उसके मन को जान जाते हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो क्योंकि उसके मनोभाव को जानते हैं, उसकी मौखिक भाषा का आप आकलन कर लेते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य शब्द साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक भाषा कक्षा में विभिन्न देखने, सुनने के साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें देखने सुनने के साधनों का उपयोग नहीं किया गया है। तो जैसे ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा की कक्षा में, हिंदी भाषा की कक्षा में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें देखने सुनने के साधनों का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन की आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। अगर आप आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाते हैं, आपका ये क्वेश्चन निगेटिव है और आंसर भी निगेटिव चाहिए। अगर आप आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाते हैं, जैसे कि आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये क्या होता है, आपका ए ऑप्शन क्या होता है, पॉजिटिव है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। अगर बच्चों की आवश्यकताओं को आप ध्यान में रख रहे हैं तब ये सारी चीज़ें आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है। आप बच्चों को चार्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या, ये भी तो पॉजिटिव है ना। और इसमें क्या है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दृश्य सब साधनों का उपयोग नहीं किया गया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ठीक है,
सीखने सिखाने की प्रक्रिया, अगर बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कहानी सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो चित्र के माध्यम से भी बच्चों को दिखा सुना सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या पॉजिटिव है, यानी कि तीनों विकल्प पॉजिटिव हैं। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये निर्देश क्या होता है भाई, यही तो आपका निगेटिव है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, कि जो विद्यालय के प्रमुख हैं उनके निर्देशों का पालन करना। सबसे पहले तो निर्देश शब्द आपका निगेटिव है। निर्देश हमेशा निगेटिव में आता है कि हमें किसी के निर्देशों का पालन ही तो नहीं करवाना है, और निर्देशों के पालन में कौन सा देखने सुनने जैसी सुविधा हो रही है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम फटाफट इस 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। अगर आप कक्षा 1 और 2 यानी कि प्राथमिक लेवल की बात करिए, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं आपके प्राथमिक स्तर के हैं, 1 से 5 की बात हो रही है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप कहानी का चयन करेंगे तो कैसी कहानियों का चयन करेंगे। जो कहानियाँ छोटी हों, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, या फिर जिसमें 2 ही पात्र हों। भाई अगर आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों को कहानी का चयन करना चाहते हैं, कहानी सुनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कहानियाँ सुनाएं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो कहानी चित्रों पर आधारित हो। आप देखते होंगे प्राथमिक स्तर की जो बुकें होते हैं उसमें कहानी के साथ साथ चित्र भी होते हैं, कविता के साथ साथ चित्र भी होते हैं। क्यों होते हैं? जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो। क्लियर? तो इसलिए ऐसी कहानी का चयन करेंगे जिसमें शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की चित्र हो, है ना, जिससे बच्चा कहानी तो सुन ले, उसके बाद भी चित्र देख के उसको हमेशा कहानी याद रहे। प्रश्न नंबर 17 है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब वो डिसलेक्सिया किससे परेशान है भाई, डिसलेक्सिया, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि भाषा ... का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण करने, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। तो भाषा भाई किसका साधन होता है? तो भाषा सोचने का भी साधन होता है, महसूस करने का भी साधन होता है, चीज़ों से जुड़ने का भी साधन होता है। कैसे? अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम सोचते हैं, हाँ, आपको तो सबसे पहले आप सोचते हो कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना लगाते, तो यहाँ पे पढ़ना लिखना कहाँ देखते हैं। यहाँ पर भी आपको सोचना मिल गया, यहाँ पर समझना मिल गया, यहाँ पर हमें लगता है बी और सी, यानी कि बी ऑप्शन को आप लॉक करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ना और लिखना है ना, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आएगा तभी तो आपका विकल्प सही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है भाई बच्चा। तो सी ऑप्शन है सोचना। अगर हम किसी से बात करते हैं, कहते नहीं तोलो फिर बोलो, यानी कि आप सोचो उसके बाद बोलो कि हम इसके लिए उचित है कि नहीं। उसके बाद महसूस करते हैं, आपको कोई गलत बोल दे, बस आप क्यों क्रोधित हो जाते हैं, क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि उस चीज़ को आप महसूस करते हैं, आप हर्ट होता है आपको, ठीक है। अगर कोई आपको अच्छा बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उस चीज़ को महसूस करते हो कि हाँ हम अच्छे हैं, ठीक है। और चीज़ों से जुड़ने के लिए, आपसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया तो आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो भाषा के माध्यम से, ठीक। तो भाषा में इतनी ताकत होती है, भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा में इतनी ताकत होती है कि अपनी बोली से आप किसी को 1 सेकेंड में रुष्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रों को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वाइगोस्की ने किसकी बात की थी तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात की थी ना भाई।
अंतःक्रिया की, तो हमें अंतःक्रिया मिल गया। जो परस्पर है वही तो सही है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होगा? सामाजिक बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे। जब बच्चे एक साथ मिलेंगे तो उसमें परस्पर अंतःक्रिया होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आता है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना तभी सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। भाई यहाँ पर तो अनिवार्य ही अनिवार्य शब्द मिल रहा है ना। अनिवार्य क्या होता है? हमारी कक्षाओं में बच्चे, अगर कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई हिंदी के हैं, कोई इंग्लिश के हैं, कोई मैथ के हैं, किसी को उर्दू का ज्ञान है, किसी को संस्कृत का ज्ञान है, किसी को मातृभाषा का ज्ञान है, किसी को हिंदी के, अगर बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप क्या करेंगे? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ये होगा, या फिर उनकी भाषाओं को सीखना तभी सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो भाई सभी शिक्षार्थियों के लिए तो अनिवार्य नहीं कर सकते ना। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। बताइए ये होगा क्या? या फिर हमें लगता है डी और ए में आप जो है बताइए कि इसमें क्या होगा? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये विकल्प सही होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उनकी भाषाओं को, वो भले ही अलग अलग पृष्ठभूमि के आते हैं, लेकिन उनकी भाषाओं को आप सम्मान दीजिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा जो अनिवार्य शब्द है ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। और यहाँ पर डी भी ऑप्शन लग रहा है कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक ले आना। अगर एक शिक्षक है तो सभी भाषाओं की जानकारी देना अनिवार्य है। तो हम ए और डी, यानी कि ए विकल्प और डी विकल्प में आपको जो है आपसे जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि ए और डी में क्या आपके हिसाब से सही होगा, ठीक है। हम इसको यहीं पे रोकते हैं। प्रश्न नंबर 21 एक व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। यहाँ पर देखिए वह शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर वह शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। जहाँ पर शब्द कैसे कह सकते हैं भाई? वर्ण है। जहाँ पर वह शब्द की आवृत्ति, वह शब्द की वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी 1 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर वा और वा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है, ठीक है। वर्ण, अगर शब्द की आवृत्ति होती है तो यमक होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास होता है, और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 22 है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता, अगर बच्चों में पढ़ने की क्षमता का आकलन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि विराम चिन्हों का ज्ञान। क्या बच्चों को विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए? 1 से 5 की बात हो रही है प्राथमिक स्तर का। पढ़ने में प्रवाह, बच्चा छोटा है भाई, पढ़ने में क्या प्रवाह? अर्थ का निर्माण भी, वर्णों की पहचान, उनको आप वर्णों की पहचान करा दीजिए। अगर प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन कर रहे हैं बच्चों के साथ तो वर्णों की पहचान का आकलन करिए। प्रश्न नंबर 23 है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों में सुनकर दोहराने की शक्ति का विकास करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बच्चों में जो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है कल्पना शक्ति का विकास करना। प्रश्न नंबर 24 है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डॉट अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। अगर आपको कहीं पर मिल जाए साइकोलॉजी में या फिर हिंदी में कि बच्चे कोरे कागज होते हैं, बच्चे विद्यालय कुछ भी नहीं लेके आते क्योंकि बच्चे कोरे कागज होते हैं, खाली स्लेट होते हैं, तो समझ लीजिए वो आपका निगेटिव पॉइंट है। बच्चे जो है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा। अरे भाई बच्चा छोटा है, अगर बच्चा 2 साल का भी है
ठीक है। अगर बच्चा 2 साल का भी है तब भी तो कुछ ना कुछ शब्द बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा ना। तो अपनी वो भाषा लेकर तो विद्यालय आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, चाहे मातृभाषा ही लेकर विद्यालय आएगा। जिस परिवेश में वो रहता है उस परिवेश की भाषा वो लेकर विद्यालय आएगा, लेकिन खाली नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी मातृभाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया, दृष्टिकोण। तो यहाँ पर भाषा हो गया, अगर मातृभाषा हो जाता है तभी सही है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव, आंसर निगेटिव। एक लोग जो है कमेंट किए थे कि मैम अगर आप यहाँ पर आप बताती हैं निगेटिव और पॉजिटिव, तो आप ऐसे निगेटिव पॉजिटिव लिख देती हैं, हम कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए आपके पास तो पेंसिल वगैरह हो सकती है ना, पेंसिल वगैरह से हम यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखते हैं। आप थोड़ा सा समझने के लिए किसी भी टाइप का आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। अगर किसी शब्द के ऊपर भी लिख सकते हैं आप, तो उसको बाद में इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इरेज भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा लिख दीजिए कि आप उससे समझ सके और कोई भी नहीं, ठीक। सबकी अपनी अपनी समझने की भाषा होती है, तो इसलिए आपको ऐसे लिखना है कि जैसे आप समझ सकें उससे, बस। इससे क्या आपका थोड़ा सा प्रश्न करने का जो तरीका होता है वो आसान हो जाता है। अगर निगेटिव के साथ निगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लिख देते हो आप, तो उससे आपका जो प्रश्न आप करोगे वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। तो यहाँ पर है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें बच्चों के मौखिक विकास का अर्थ नहीं है, कि मौखिक विकास बच्चा नहीं कर सकता। तो वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बेझिझक होगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, तो बच्चा अगर वाद विवाद कर रहा है तो बेझिझक होकर बोलेगा। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, कहानी सुनकर शब्द सा दोहराना, यही क्या है, यही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ नहीं है। अगर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो वाद विवाद में बेझिझक होकर बच्चा बोलेगा। किसी से बातचीत कर रहा है तो बेझिझक होकर बोलेगा, लेकिन बोलेगा, ठीक है। अपनी कल्पना शक्ति के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करेगा। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता निभाएगा, लेकिन कहानी सुनकर दोबारा दोहराना वो उसके मौखिक विकास का अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक। वो तो नकल करना हो गया। प्रश्न नंबर 26 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। ऐसा क्या है भाई। तो व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, तो व्याकरण तो जानना जरूरी है भाई। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि यही विकल्प सही हो जाएगा, बाकी तो सब क्या हैं, गलत ही हैं। व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में ही होता है, बिल्कुल सही है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ये भी सही है, ठीक। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, तो ये जानना जरूरी है। प्रश्न नंबर 27 है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होता है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्य के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होता है, किस पर सिद्ध होता है, बच्चों को जो हम कहानी सुनाते हैं उसकी जो उपयोगिता होती है वो किस पर सिद्ध होती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी से मिलने वाले सीख पर। अगर आप कोई भी कहानी बच्चों को सुनाते हैं, अगर उससे बच्चों को कोई सीख ही नहीं मिलती है तो हमारे कहानी सुनने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर कहानी का कोई ना कोई सीख होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। पोर्टफोलियो, वीडियोग्राफी, नाटक का मंचन, लिखित परिचय। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, प्राथमिक स्तर की, तो आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हमेशा पोर्टफोलियो को देंगे। इसमें क्या होता है, स्वयं के द्वारा कार्ड बनाया हुआ स्वयं का आकलन करना।
प्रश्न नंबर 29 है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, कोई अध्यापक कोई बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। तो इस प्रश्न का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बताइए। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना, या फिर बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो देखिए, किसी के सामने भी आप कह दीजिए यदि तुम्हें 20 आम दे दिया जाए तो आप क्या करोगे हैं, या तो तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो बच्चा क्या करेगा भाई बताइए? उसका जितना अपना अनुभव होगा उसको वहाँ दिमाग लगाएगा, उसके बाद उसको चिंतन होगी कि हाँ अगर हमको इतना आम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पूरा खा जाएंगे क्या। तो चिंतन करेगा भाई। तो बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना कि बच्चों का जो अपना अनुभव होगा वो तरीका उसमें वो लगाएगा कि डलिया भर आम मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, और वो चिंतन करेगा, अनुभव करेगा। तो अनुभव के साथ तो चिंतन जरूरी है। प्रश्न नंबर 30 है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है कि कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक। अगर हम हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं बच्चों को तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कि कक्षा का जो प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है, ठीक है। आप प्राइमरी स्तर पे आप देखे होंगे कि जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर विद्यालय के पूरे इर्द गिर्द जो है दीवार में ऐसा परिवेश बनाया जाता है कि जिससे क्या होता है कि बच्चे कुछ सीखे और देखे। तो इसलिए कक्षा में प्रिंट का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया जाएगा, ABCD लिख दिया जाता है। पूरे दीवार में वो ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि बच्चा जिधर भी देखे वहाँ से कुछ ना कुछ सीखे। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक और बेहतर तरीका होता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाया जाए। प्रश्न नंबर 31 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। अभी हमने पहले बताया कि बच्चे कुछ ना कुछ, बच्चा अगर विद्यालय आता है तो अपनी भाषा लेकर आता है। इसलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, या फिर बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो ये दोनों तो भाई निगेटिव ही हैं। अब आपको ए और बी में देखना है कौन सा पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चा अगर भाषा अपनी लेके आए तो उसमें कौन सी सुधार करना है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। प्रयोग शब्द आपका पॉजिटिव होता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। अगर बच्चा बहुभाषी है तो शिक्षक के लिए जटिल चुनौती है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। बाध्य शब्द क्या होता है? बाध्य शब्द आपका भाई ये क्या है, तो बाध्य शब्द आपका निगेटिव है, बाध्य नहीं होना, ठीक है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं या फिर संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बहुभाषित कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो संसाधन के रूप में काम करती हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 33 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो बताइए भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा सीटेड विवादों में रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया को या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। तो यहाँ पर आंसर जो विवाद होता है वो होता है ए और सी में, कि बाल साहित्य के द्वारा भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, और ए ऑप्शन होगा सामाजिक अंतःक्रिया। तो हमें लगता है ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। अगर बच्चा खेल खेल के माध्यम से भाषा सीखता है तो सबसे उचित तरीका होगा, ठीक है। तो इसलिए ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता भाषा के साथ आपके भी ऑप्शन हमेशा 24 की साहब आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। हमें बी ऑप्शन भाषा प्रयोग मिल जाए, आप समझ लीजिए पॉजिटिव है। अब प्रश्न नंबर 36 है
कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऐसा कौन सा है जो कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना ये भी थोड़ा सा है, कहानी लिखना ये भी थोड़ा प्रभावी है, घटना का वर्णन करना भाई ये भी प्रभावी। लेकिन श्रुतलेख क्या होता है? अगर सुनी गई चीज़ों को हम लिखते हैं, सुनकर लिखते हैं तो क्या हो, तो हमारे लिए अभ्यास मात्र है ना, और जो अभ्यास मात्र है वो कम प्रभावी है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार सही है या फिर गलत है? तो सही है भाई। अगर हम हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो हमारे बच्चों का ही आकलन नहीं होता, ठीक है, हमारा भी आकलन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूर्णतः सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारे सब्जेक्ट में बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब कि बच्चों में नहीं, हमारे अंदर कोई कमी है या फिर हमारे पढ़ाने का तरीका बेहद नहीं है, ठीक। प्रश्न नंबर 38 है, पहली कक्षा में आता है डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत, ठीक है। पहली कक्षा में आता है डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत, यहाँ पर वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर, तो चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है, ठीक। यहाँ पर यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 39, एक बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, या बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय, अनुचित है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, बहुभाषिकता हमारी डॉट डॉट भी है और हमारी डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। तो हमेशा इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो बहुभाषिकता हमारी सभ्यता भी है और संस्कृति भी है, ठीक। यानी कि बहुभाषिकता हमारी सभ्यता की पहचान भी है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो आप लोग साहित्य और चुनौती, हमारी जो बहुभाषिकता होती है हमारे लिए चुनौती नहीं है, और साहित्य आप नहीं मारिएगा, सभ्यता और संस्कृति मारिएगा, पहले सभ्यता उसके बाद संस्कृति। प्रश्न नंबर 41 है, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग, तो यहाँ पर देखिए आत्म है ना, तभी तो आत्मसम्मान है, आत्म है तभी तो आत्मीय है, आत्म है तभी तो आत्मनिर्भर है, लेकिन परमात्मा में नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, बस थोड़ी देर 5 मिनट और। प्रश्न नंबर 42 है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कविता भाई क्या है? यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को छूते हैं। स्पर्श का मतलब छूते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? यानी कि अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही हैं? कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, जैसे कि आप लोग पीटी वगैरह करते हैं ना, तो उसमें शारीरिक सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है। तो शारीरिक गतिक कौशल का यहाँ पर विकास हो रहा है। जैसे आप लोग पीटी करते थे पहले, पीटी के द्वारा भी तो आप सीखते थे, तो इसलिए पीटी के द्वारा ही ऐसे बताया जा रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, या मेरी नाक है, या मेरे कान है। यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को छूते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्यभाषिक, संप्रेषणात्मक, भाषा शिक्षण में समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो प्रतिक्रिया कर रही है। कैसी प्रतिक्रिया? तो गतिक प्रक्रिया, शारीरिक गतिक प्रक्रिया कर रही है, ठीक। प्रश्न नंबर 43 है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावी तरीका है? अध्यापिका श्यामपट्ट शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने। याद शब्द क्या निगेटिव है पॉजिटिव? तो निगेटिव है। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव पूछा गया है कि अध्यापिका क्या कक्षा 3 के बच्चों को नई शब्दावली से परिचित कराना चाहती है, तो ऐसा क्या करेगी? अध्यापिका शब्दों को विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा भी क्या रटने पे बल देता है ना।
डी ऑप्शन, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? अगर किसी भाषा को हम सीखते हैं तो सबसे पहले उस भाषा को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं ना भाई। जब ग्रहण करते हैं तो तभी तो सीखते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा अर्जन। हमेशा भाषा के साथ आप अर्जन लगाते हो, भाषा अर्जन के साथ चौमस्की जुड़े हुए हैं, तो इसलिए भाषा अर्जन हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 45 है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो सुनने संबंधी सहायक सामग्री का साधन है? रेडियो को क्या करते हैं हम? सुनते हैं। टेलीफोन को सुनते हैं तभी तो बातचीत करते हैं। ग्रामोफोन को सुनते हैं, लेकिन भ्रमण को क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो ये सुनने का साधन नहीं है। अब यहाँ पर आपको हम पद्यांश कराने वाले, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, यहीं से आपको क्वेश्चन निकाल के ऑप्शन लगाना होगा। तो हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज़ किनारे तक आकर कर, लेकिन मैं हर रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। मैंने अपनी सुंदरता को इस तरह संवारी। तो यहाँ दिनकर का मतलब क्या है? सूरज, सूर्य से मतलब है। ठीक है, कि हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़कर, यहाँ पर कवि क्या संदेश देना चाहता है कि आप जीवन जीने का सही तरीका बताना चाहता है कि आपके जीवन में कितनी भी असफलताएं आए, स्थिति परिस्थिति है, लेकिन आपको हारना ही तो नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो कोशिश कीजिए आप दोबारा देने के लिए। ठीक, कोशिश के आगे क्या होता है? जीत होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखना है, कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय कैसे पाई? संघर्ष ना करके, निरंतर संघर्ष करके, सुंदर बनकर, गुनाहों से लड़कर। तो भाई गुनाहों से लड़कर नहीं, यहाँ पर देखिए, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर। तो ये गुनाहों शब्द क्या होता है कि इसका मतलब कि निरंतर प्रयास करके मैं असफलता को सफल बनाया हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा निरंतर संघर्ष करके। ठीक, प्रश्न नंबर 46 है कि किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या होता है? किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या होता है बताइए? डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर के, लेकिन हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर, यानी कि किनारे तक आप बहुत बार जो है असफल हुए होंगे, बहुत बार असफल होने के भी बाद भी जब सफलता मिलती है तो और भी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो इसलिए कवि ने क्या कहा है कि किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या होता है? कभी कभी आपके, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीटेट की, केवीएस की, या यूपी पुलिस की, किसी भी आप जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, कभी आपका 1 नंबर से रुक जाता है, कभी आपका 2 नंबर। तो यही तो मतलब है कि किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या होता है? काम तमाम होना नहीं होता है भाई, प्रयत्न व्यर्थ जाना ये भी नहीं होता है, सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। यानी कि आपकी जो उम्मीद होती है कि हम एकदम सफल हो जाएंगे, सफलता के समीप है, फिर भी जब आप असफल हो जाते हैं तो इसका अर्थ होता है किनारे तक आकर डूबना। ठीक, कि सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। प्रश्न नंबर 47 है, कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है? कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहे? हार के बाद फिर संघर्ष करना, संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, क्रोध में आकर आग बरसाना, फिर ये सभी। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि डूबा हूँ हर रोज़ किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर, कि आज मैंने 1000 बार असफल हुआ, फिर भी हमारी कोशिश रही सफल होने के लिए। जैसे सूर्य अस्त होता है ना, उसके बाद भी तो जब सूर्य अस्त होता है तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया? अंधेरा हो गया, हमारा जो जीवन है वो अंधेरा कायम हो गया। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो हमें लगता है कि नई, हमारे जीवन में नई रोशनी, नई चेतना भर जाती है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर, कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है कि आप सूर्य की तरह
चमकते रहिए कि संसार में सुखों का प्रकाश फैला, हार के बाद फिर संघर्ष करना, कि जिस प्रकार से सूरज निकलता है और अस्त होता है उसी प्रकार से आप लोग भी कितनी बार भी असफल हो जाएं, लेकिन कोशिश करिए कि फिर से सफल होने की। तो इसलिए ये हो जाए, संसार में सुखों का प्रकाश फैलाने से यहाँ पर नहीं होगा भाई। प्रश्न नंबर 48 है, कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा? जीत कर, खुश रहकर, सूर्य की तरह चमक कर, जैसे दिनकर। तो कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा भाई? संवारा तो सूर्य की तरह चमक कर। बताइए, सूर्य की तरह चमक कर कि जैसे दिनकर कि सूर्य की तरह चमक कर। जो आपको गद्य मिलेगा, पद्य मिलेगा 6 नंबर के, आपको उसी गद्य और पद्य से देखने को मिलेंगे, लेकिन दिमाग लगा के वहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे लगेगा यही सही है, लेकिन आप उसको अपनी व्यवहारिक जीवन में उतार के उसके बाद करना है। प्रश्न नंबर 49 है, उठ उठ में अलंकार है। अगर आपको एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बताएंगे, ट्रिक क्या कह सकते, तरीका समझ सकते हैं आपकी, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मिल जाए सुबह सुबह सुबह, या फिर शाम शाम, रातों रात, है ना, केहरी केहरी, कठी कठी, अगर आपको कोई भी शब्द कितनी बार मिले? 2 बार, 2 से अधिक बार नहीं, 2 बार। अगर आपको एक ही शब्द 2 से अधिक बार मिलते हैं तो आप वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक ही शब्द 2 बार मिले, 2 से अधिक नहीं, 2 बार मिले, तब वहाँ पर आपका पुनरोक्ति अलंकार होता है। पुनरोक्ति अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द आपको 2 ही बार मिलेगा, वो चाहे कोई भी शब्द होगा 2 बार रहेगा। ठीक। प्रश्न नंबर 50 है, असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? ता है, अश है, लता है, या फिर आ है। भाई लॉक करिए, आ है, या सफलता। अगर आप सफलता है ना, सफलता निश्चित है, अगर आप सीटेट पास कर लिए तो आप सफल हो गए, लेकिन जब उसमें आ उपसर्ग लगा लिए तो क्या हो गया? असफल हो गया। अगर उसमें आप पढ़े नहीं तो क्या हो गया? असफल हो गए। तो इसलिए आप लोग को सफलता प्राप्त करनी है, आप लोग के माता पिता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत के साथ हमने यहाँ पर बनाई थी 50 क्वेश्चन की। तो थैंक यू, लव यू। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए।